अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान सरजमीन पर न सिर्फ महफूज पनाहगाहें मुयस्सर हैं बल्कि नकलो हरकत के इजाज़तनामे, असलहा रखने की सहूलत और लॉजिस्टिक मुआवनत तक हासिल है। सलामती काउंसिल की तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 37वीं रिपोर्ट, जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के अरसे का अहाता करती है, ये वाज़े करती है कि गुज़श्ता साल 3500 से ज़ायद हमलों में से 2100 से ज़ायद हमले साल के दूसरे निस्फ हिस्से में हुए। मोहतात अंदाजों के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं की तादाद करीबन 6000 है और उनकी मजबूत मौजूदगी कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त, पक्तिका, बरमिल और पक्तिया जैसे सरहदी इलाकों में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा बर्रे सगीर हिंद के रहनुमा काबुल और जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में सरगर्म है, जबकि दौलत इस्लामिया खुरासान शिमाली इलाकों में नेटवर्क कायम किए हुए है। क्या ये सब शवाहिद इस अमर की गमाजी नहीं करते कि फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में दहशतगर्दी को अफगान सरजमीन पर एक साजगार माहौल मुयस्सर है? क्या ये मजीद तशवीश का बायस नहीं कि कलअदम BLA के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दौलत इस्लामिया खुरासान के साथ मुश्तरका तरबियती कैंप्स, वसाइल के तबादले और हमलों की हम आहंगी का जिक्र भी इसमें मौजूद है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे इस बाहमी ताउन को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर कौमी सतह पर एक मजबूत और गैर मुबहिम बयानिया तश्कील देना क्या वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं, जिसके लिए पाक फ़ौज दिन रात अपनी शहादतों का नजराना पेश कर रही है? लेकिन दूसरी तरफ जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ये कहते हैं कि फ़ौज 4 अज़ला की फ़ौज है और फिर अपने अल्फाज पर कायम रहने का ऐलान भी करते हैं, तो क्या ये तर्ज़े बयान कौमी बयानिए को कमज़ोर नहीं करता? ऐसे में जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में ये कहते हैं कि पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, तो क्या ये बयान कौमी मौक़िफ़ की तर्जुमानी नहीं करता? एक ऐसे वक्त में जब आलमी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक कर रही हैं, अपोजिशन की सफ़ों से आने वाले ऐसे बयानात किसके बयानिए को तक़वियत देते हैं? अचकज़ई की महदूद कौम परस्त सियासत और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में शिरकत किसी से पोशीदा नहीं। वो ख़ुद को तरक्की पसंद कहते रहे हैं और किसी फ़िरका वाराना जमात से उनका ताल्लुक़ भी नहीं, तो फिर क्या उनके ये अल्फाज महज सियासी इख्तिलाफ हैं या एक हसास कौमी मामले पर गैर मुहतात मौक़िफ़? क्या कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के महज चंद दिन बाद ऐसा बयान देना यह साबित नहीं करता कि बाज़ हलकों के खदशात दुरुस्त थे? क्या इमरान खान की जानिब से उन्हें इस मनसब पर लाना इसी हिकमत अमली का हिस्सा था या ये फैसला खुद PTI के लिए सियासी बोझ बन सकता है? और सबसे बढ़कर सवाल यह है कि क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें तकसीम दर तकसीम बयानिया चाहिए या एक ऐसा मुत्तहिद मौक़िफ़ जो आलमी शवाहिद की रोशनी में रियासत की पोजीशन को मजबूत करे? इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 6000 के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी और अफगान सरहदी सूबों में मजबूत ठिकाने, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट एक तल्ख़ हकीकत। क्या आलमी एतराफ़ात के बाद भी कौमी बयानिए में इबहाम की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? शहजाद चौधरी साहब, एक ऐसे वक्त में जब आलमी इदारे पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद कर रहे हों, अंदरूनी तकसीम क्या दुश्मन के बयानिए को तक़वियत नहीं देती? कहाँ कमी या कमज़ोरी है हमारे अपने हाथ पर? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसका एक क्लियर जवाब है कि बिल्कुल नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ एक होना चाहिए, दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत हो ही नहीं सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ तक तो चीफ मिनिस्टर KP का ताल्लुक है, उसके पे स्केल से बात बहुत ऊपर जा चुकी है। ये मेरा ख्याल है अगर वो जितने मर्जी बयान देते रहे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मसला अब रियासत पाकिस्तान का है जो कि रियासत अफगानिस्तान को पेश कर रही है। ये जो कुछ भी आपने बयान किया ये रियासत अफगानिस्तान को डिफाइन करता है, उस रियासत को जो कि हमारे पड़ोस में है और पूरे खत्ते के लिए खतरा बन के सामने आ रही है। तो जहां रियासतों के मामलात हों वहां पर किसी सूबे के किसी लीडर की सोच या किसी ऑपोजिशन लीडर की सोच मेरे ख्याल में कोई खास मैटर नहीं करती। ये कहना कि क्या सबकी सोच तब्दील हो जाएगी, जैसे कि आपने अचकज़ई साहब का जिक्र किया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे और कहा कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, वो ऐसे बयानात कब से दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ना उससे पाक अफवाज की हैयत में तब्दीली आती है, ना उनकी कोई रोल में तब्दीली आती है, ना उनकी बात का कोई खास मतलब होता है। तो इसलिए मैं उसको भी कोई बहुत अहम बात नहीं समझता। गो कि जिम्मेदारी के साथ उनको बात करनी चाहिए। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं। आ जाते हैं असल मसला क्या है। मसला रियासत पाकिस्तान और रियासत अफगानिस्तान का है और इसका है कि रियासत अफगानिस्तान क्या बनती जा रही है।
वो जो कुछ आपने जिक्र किया जिन ग्रुपों का वहां पे मौजूद है, इस वक्त खतरा किस किस को है? पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो कौन इस्तेमाल करेगा? इसराइल, जो कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस वक्त अमल पैरा है, और वो अपने उसके मफादात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है और उसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा। आपने देखा पिछली जो ये अटैक हुआ जहां पर बलूचिस्तान के अंदर, क्या हमारे सामने बात आई कि इस वक्त जिस किस्म का असला ये जो दहशतगर्द कैरी कर रहे हैं, उसकी गालिबन जो उसकी वैल्यू है वो इतने लाखों डॉलरों के अंदर है कि जो कि हमारे वजीर दिफा ने बताया कि पाकिस्तान की रियासत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कोई तो है जो उनको पैसे दे रहा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये साथ उसके पीछे एक और उसका लेके खड़े हैं डोरियां हिलाने वाले, और वो इसराइली हैं। तो इसराइल और इंडिया मिलके इस वक्त खेल खेल रहे हैं अफगानिस्तान में। ये जो खेल खेला जा रहा है, एक चीज याद रखें कि जब 2001 में जब अमेरिका यहाँ पे आया और उसने अपना इंटरेस्ट शो किया, आके हमले करने शुरू किए, किस वजह से? जब 9/11 हो गया उसके बाद। तो जब तक उसका 9/11 नहीं होता, अमेरिका सामने नहीं आता, लेकिन अमेरिका के हाथ में भी खेल आ जाता है कि मैं चीन को कैसे स्लो कर सकता हूं। रूस खामोश रहता है ऐसी चीजों के अंदर, क्योंकि उसको इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना है, अपनी सेंट्रल एशियन स्टेट जो नियर अब्रॉड जिसे वो कहता है, ताकि उनको भी काबू में रखा जा सके, उनके खिलाफ दहशतगर्दी। तो ये दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान के लिए खतरात बड़े वाज़ेह हैं। टीटीपी और आईएसआई से बढ़ के, यानी ये जो आईएसके जिसे कहते हैं, इन दोनों से बढ़ के, जिसे दाइश और टीटीपी से बढ़ के ये खतरा है जो कि पाकिस्तान को है। पाकिस्तान इनके खिलाफ लड़ता रहेगा, जंग करता रहेगा। शहजाद साहब, कतई कलामी की इमाजत, इस रिपोर्ट की सूरत में आलमी राय की सिफारती हमायत आ गई, खतरात की भी आपने निशानदेही कर दी। ग्राउंड पर पाकिस्तान के करने की क्या ऑप्शंस हैं? और उससे पहले जाहिर बात है मजबूत बयानिए माशरे के सियासतदानों के रवाम के पीछे दरकार हैं इसको आगे बढ़ाने को। दो चीजें हैं ना जी, एक तो अंदरूनी अवामिल है ना जी, उसका अंदरूनी अवामिल का जिक्र जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं कि अंदर अंदर खाने हमें क्या करने की जरूरत है। एक उसमें बयानिए की बात आती है, सब लोग को एक पेश भी होना चाहिए, अपने जो हमारे अफगान महाजरीन है उनको हमने किस तरीके से इनखला करना है, जो सूबा है जो कि इन्वॉल्व है, चाहे बलूचिस्तान है चाहे, इन सब को एक वफाक के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें पाकिस्तान का दिफा जो है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाया जा सके। तो ये तो तय होगी। मैं अब आपके सामने ला रहा हूं बैरूनी अवामिल जो कि ज्यादा बाजी होकर खतरनाक तरीके से सामने आ रहे हैं। ये खतरा हमें ज्यादा बड़ा नजर आएगा। ये अंदर वाले काम तो करने ही करने हैं, जो बाहर वाला काम है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन के आ रहा है। उसके लिए एक और चीज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बदकिस्मती से वही कुछ करना पड़ेगा जो 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान कर रहा है। ये नहीं कि वहां जाके कुछ ऐसी चीजें करे जिससे कि वो दो जंगें बड़ी वाली दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बहुत करीबी नजर रखने की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाल हैं, और वहां पर जिस किस्म का इंटेलिजेंस का जाल बिछा हुआ है, पाकिस्तान उससे पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर घुस के हमें पता करना है कि वहां पे हो क्या रहा है और हम किस तरीके से अपने दिफा को और बेहतर बना सकते हैं। दुरुस्त हो गया दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक। आमिर अहमद खान साहब, जैसे एक इंसान के भी जिस्म में कहा जाता है कि आपका अपना अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म जितना मजबूत हो, बाहर के जरासीम से आप बेहतर लड़ सकते हैं। अंदरूनी मजबूती कैसे हासिल हो कि बाहर के दुश्मन को रोकने में वो मदद दे हमें? क्योंकि अगर अभी अब लीडर ऑफ अपोजिशन के मुतनाज़े बयान देखें तो वो अवाम से निकल के आता है हर सियासतदान। क्या इमरान खान का इंतखाब कहा जाए सियासी हिकमत थी, या खुद पीटीआई ने अपने लिए एक सियासी इम्तिहान रख लिया है? मेरा ख्याल है आशा, बुनियादी सवाल ही यही है जो अभी आपने किया है इस सारे के सारे मामले में। देखिए, ये 25 साल जब से पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है, इस 25 साल में हमने बहुत सी गलतियां देखी हैं पाकिस्तान से होते हुए। अगर हम जनरल मुशर्रफ की वो दोगली पॉलिसी का ना भी जिक्र करें तो उनके जाने के बाद भी कुछ 15 साल तक हम गुड तालिबान बैड तालिबान की कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। लेकिन 2-3 साल का एक अरसा हमने अब ऐसा देखा है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के अंदर एक बहुत क्लैरिटी आ रही है कि ये इसमें इस तरह की कंफ्यूजन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही का बायस बन सकती है, उससे हमें कोई फायदा हासिल नहीं है। तो एक जगह पर तो वो क्लैरिटी है। अब जहां अब हम अभी तक मौजूद है और जिसके बारे में शायद हम इतनी मौसर तरीके से जिसको हैंडल नहीं कर सकते, वो हमारी इंटरनल सिचुएशन है। और इससे पहले मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूँ आशा, देखिए इस तजर्बे से पाकिस्तान ने एक और चीज जो सीखी है वो ये कि इन एक्सटर्नल थ्रेट्स का तो बहरहाल मुकाबला किया जा सकता है। पाकिस्तान की फौज में वो काबिलियत भी है, बहरहाल उन्होंने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हमें दी है। लेकिन ये जो इंटरनल थ्रेट है, हमें जो अंदरूनी अनासर की तरफ से जो थ्रेट है, वो मैं इसको कहीं ज्यादा खतरनाक समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर
हमने पहले देखा बहुत से अनासर ऐसे हैं, बहुत से इदारे ऐसे हैं जो इस सोच के हामी हैं, जो इस तालिबान नुमा सोच के हामी हैं, और उनके अनफॉर्चुनेटली उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो हमारे कम उम्र बच्चे हैं, जो कच्चे जहन वाले बच्चे हैं, जिनकी जहन साजी भी आसान होती है, जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं कि उनको शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंद सोच की तरफ मायल करना भी आसान होता है। आज जो हमने देखा है, ये जो अचकज़ई साहब के बयान से हमें नजर आया है कि ये बात अब उन लोगों तक भी महदूद नहीं रही। अब पाकिस्तान की सियासत भी इस पूरी तरह से बढ़ चुकी है कि वो जो अपने आप को बड़े मंजे हुए सियासतदान कहलाते हैं, खा उनकी इलाकाई पॉलिसी रही हो, खा उनकी इलाकाई सियासत रही हो या लसानी सियासत रही हो, लेकिन वो बड़े पुराने सियासतदान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अब वो भी जब इस तरह की बात करना शुरू हो जाएं और नेशनल असेंबली जैसे फोरम पर खड़े होके, तो इसका मतलब है कि वो जो ट्रेडिशनली हम जिनको वो मजहबी अनासर कहते होते थे कि जी सिर्फ उनके अंदर इस तरह की ये सोच पाई जाती है, अब ये बात वहां तक रुकी नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत के अंदरूनी बिगाड़ ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग हैं, अब वो भी एक मुत्तहिद बयानी की अहमियत समझने के लायक नहीं रहे, बावजूद इसके कि ये सारी पूरे मुल्क को ये पता है कि यहाँ हमें जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है वो हमारे अपने बयानिए की कंफ्यूजन है। बाहर वालों से तो हम निमट भी रहे हैं पिछले 25 साल से, और आमिर साहब मुख्तसरन अगर आप मुझे कह सकें मुत्तहिद बयानिया कैसे हासिल किया जा सकता है, हमारी इस वक्त कोई डायरेक्शन है उस तरफ की? देखिए, अगर रियासत इन सारे अनासर की तरफ यकसा एक मूव करती है ना, अगर ये जो पाकिस्तान का बुरी तरह से बटा हुआ निज़ाम तालीम है और जिस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर होती हैं और फिर उनको दरगुजर कर दिया जाता है, अगर रियासत उसके ऊपर एक सख्त स्टांस लेती है ना, तो फिर इस तरह के लोगों की भी जरूरत नहीं होगी इस तरह की बातें करते हुए। मसला यही होता है सारा का सारा कि ये मुश्किल चीज है ना, इसलिए और शायद रियासत के सामने और इतनी ज्यादा मुश्किलात हैं कि वो एक नया फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत से लोग इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें करके दे गेट अवे विद इट, दे शुड नॉट बी अलाउड टू। ठीक हो गया।